हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है किरत चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एंड शासन कर रहे हैं। और उसमें चैप्टर नंबर 18 पार्ट 2 चल रहा है। जो चैप्टर नंबर 18 है वो है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। एक पार्ट हम कर चुके हैं और कुछ 30 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम आज करेंगे और उसके बाद चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इससे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। चलिएगा, इस दोनों साइड देखते हुए चलेगा। ये हमारा है सिलेबस, ठीक है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 18, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिएगा, इस पर हम फटाफट करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चैप्टर था हमारा, इसे हम पढ़ चुके थे और क्वेश्चन नंबर हम 30 तक कर चुके थे। तो ये 26 हो गया, ये हो गया हमारा 30, राइट। अब हम करेंगे 31, क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे हम। तो गाइस, अगर आप लोगों ने कल पढ़ा होगा तो आपको इजी लगा होगा, और इजी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। चलिए, यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा। लिखा है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं गाइस आंसर, टाइम बचाते हैं अपना। तो यहाँ लिखा है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या है, एक्चुअल में ये क्या हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना, ऐसी परंपरा चली आ रही है कि अगर बहुमत खो देता है प्रधानमंत्री तो वो क्या करेगा, त्यागपत्र दे देगा, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन यानी कि लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन यानी कि लोकसभा, राइट, लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये किस में है, आर्टिकल नंबर 75(3) में। तो इसके कारण क्या है, परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही क्या कर देता है, त्यागपत्र दे देता है। चलिए, इसमें लिखा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो गाइस किसके अधीन रहकर कार्य करती है, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। चलिए थोड़ा समझते हैं। यहाँ लिखा है कि भारत में जो संसदनात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि संसद के थ्रू होता है सब कुछ, तो अपनाई गई है, ठीक है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ठीक है। अभी समझते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या है, विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए सपोज कि ये हमारी क्या है, विधायिका है। विधायिका में क्या गए, मान लेते हैं ये है लोकसभा राज्यसभा, राइट। तो ये है। तो अब देखिए गाइस, विधायिका में तो सभी होता है, जो कानून बनाने वाला है, विधायिका लोकसभा पूरा संसद ही होता है, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। अब कार्यपालिका क्या होता है, तो जो कार्यपालिका होता है गाइस उसमें मंत्री होते हैं। और हम क्या देखते हैं, मंत्री कहाँ से उठ के आते हैं, यहीं से उठ के आते हैं मंत्री, यानी लोकसभा राज्यसभा या बाहर से, लेकिन 6 महीने के बाद लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो यानी इसमें से ही मंत्री जो है उठ के इधर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका में। और इसी में हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, राइट। तो इसने कहा कि जो ये आपकी कार्यपालिका है वो किसके अधीन होती है, आपकी विधायिका के अधीन कार्य करती है, राइट। यानी कि उत्तरदायित्व तो होता है उसका किसके प्रति होता है, विधायिका। विधायिका में भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया हो। अब लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद, मतलब कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। यहाँ लिखा है विश्वास प्रस्ताव। चलिए समझते हैं क्या होता है विश्वास प्रस्ताव। देखिए, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव होता है, एक होता है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। समझते हैं क्या है। संसद में जो विश्वास प्रस्ताव है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। बताइए प्रस्ताव कौन लाता है, सरकार, ठीक है। कि भैया क्या आपको हम पे विश्वास है, वोट करिए, तो वोट मिल जाएगा, तो विश्वास प्रस्ताव पास और सरकार रह जाएगी। यदि जो विश्वास प्रस्ताव है वो क्या होता है, फेल हो जाता है, मतलब पास नहीं हो पाता, इतने वोट नहीं मिल पाते, तो क्या है गाइस, यहाँ सरकार को हटना पड़ेगा। तो ये कौन लाता है, सरकार लाती है। और इस प्रकार के है प्रस्ताव को संसद यानी कि लोकसभा में ही जो है स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। मतलब या तो हाँ हो जाएगा यानी कि ये पास हो जाएगा, या ये फेल हो जाएगा यानी कि स्वीकार नहीं होगा।
फिर लिखा है सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद यानी कि लोकसभा में तभी लाती है जब उस लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो मतलब सरकार को बहुमत सिद्ध करना है तब ये क्या लाती है, विश्वास प्रस्ताव लाती है। तो इसमें लिखा है विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, देखिए इसने का दो हमने बोला था ना, एक विश्वास प्रस्ताव बोला था और एक बोला था अविश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव कौन कौन ला सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई भी। ठीक है, लेकिन अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो जो है प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव तो वही लाएगा ना जो सरकार के अगेंस्ट होगा, तो अगेंस्ट तो विपक्ष ही हो सकता है, तो वो लाता है। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमें आप पे विश्वास नहीं है, अब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा लाया जाता है। मतलब इस कहीं प्रस्ताव होगा जरूर पढ़ेंगे, तो मतलब ये वाला भी और स्थगन ये भी कौन लाता है, जो विपक्ष है ना वो लाता है। अविश्वास भी विपक्ष लाता है, ये सरकार के द्वारा लाया जाता है कि भैया आपको हम पे विश्वास है, वोट करिए। तो इसमें लिखा है किस सदन ने के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो गाइस कहानी सारी सरकार की है, तो कहानी सारी लोकसभा में आएगी। ठीक है, फिर लिखा है अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो गाइस कौन अनुमति देता है ना, जब आप लोग मतलब जब मंत्री जो है यहाँ बोलते हैं, कहाँ, लोकसभा राज्यसभा में, तो लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, त्यागपत्र की बात हो रही है मंत्री की, और यहाँ पे क्या है, कौन आपको बोलने के लिए क्या है अनुमति देगा, तो कौन देता है गाइस, स्पीकर। आप देखते होंगे अगर लोकसभा की जो बैठक हो रही होती है उसको, तो स्पीकर एक एक करके बताते हैं नाम और वो लोग जो है स्पीच देते हैं, अभी स्पीकर ही कहते हैं। ठीक है, तो स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी जो नियम है, नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप वक्तव्य देना, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यह मंत्री की जो है अपनी इच्छा पर, स्वतंत्र इच्छा पर होता है, मतलब मन है उसका। अब लिखा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मतलब इस जब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है ना, तो उस पर क्या होता है कि लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। मतलब समझते हैं इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम यानी कि 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन। मतलब देखिए क्या है, एक प्रस्ताव आ रहा है, राइट, तो ये क्या है, प्रस्ताव आपका कौन सा है, अविश्वास प्रस्ताव है, राइट। तो अविश्वास प्रस्ताव में सबसे पहले ना इसको एक 50 लोगों द्वारा, 50 सांसद ऐसे हों, लोकसभा के 50 सदस्य ऐसे हों जो इस पे हाँ कह दें कि ठीक है भैया ये प्रस्ताव लाओ। अगर 50 सदस्य ऐसे हाँ कहने वाले नहीं मिलते तो ये प्रस्ताव भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या, मतलब कितने कम से कम सदस्यों का समर्थन चाहिए ये प्रस्ताव लाने के लिए। तो गाइस कितने सदस्य, 50 सदस्य। फिर लिखा भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हैं। चलिए आइए विचार करें। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। एक किसने कह दिया कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है गाइस। चलो देखते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है। फिलहाल तो हमने एक नियम के थ्रू देखा, राइट, चलो बाकी हम अभी देख लेंगे। फिर लिखा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। चलो दोनों देखते हैं गाइस, क्योंकि दोनों ही नया है, हमने दोनों ही नहीं पढ़ा, तो हालांकि दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, हमें पता है। अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। चलिए एक सही हो गया, क्योंकि राज्यसभा की कहानी ही नहीं है इसमें, तो लोकसभा में ही होगा। ठीक है,
तो इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई जो है उल्लेख नहीं है। एक चीज हो गई। तो गाइस अगर कोई उल्लेख नहीं है तो दोनों सही कैसे हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाता है। देखिए यहाँ क्या बन रहा है? नियम बन रहा है। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 अभी हमने ऊपर पढ़ा था में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में ना होकर क्या है? लोकसभा के नियम यानी कि 198 में है। चलिए तो इसमें देखिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ केवल 2 होना चाहिए। मुझे नहीं पता बिकॉज गाइस ये जो है ना, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो हाँ सही है सर, सॉरी, ठीक है, मतलब संविधान में नहीं है गाइस, ये नियम से होता है। तो ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा था तो गाइस मेरी गलती। चलिए हाँ नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी और ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? मतलब इन्हें कहा कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसने त्यागपत्र दे दिया। अब देखो कौन सी सही है स्थिति, कौन सी गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अब क्या होगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद हट गया सपोज, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लिखा है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा। चलिए, वैकल्पिक व्यवस्था में अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के लिए गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। फिर देखते हैं, अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक क्या है? अपने पदभार का निर्वहन करेगी। तो गाइस हमें बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए राष्ट्रपति शासन तो गाइस नहीं ही लगेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है ना कि केंद्र के लिए लगता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में लगा राष्ट्रपति शासन, कहीं उत्तराखंड में लगा, हर ऑलमोस्ट सारी राज्य में लग चुका है जब उन्हें लगता है कि शासन सही से या संविधान के अनुसार मतलब जो भी है उसकी प्रक्रिया है, मतलब कैसे नहीं चल रहा है तब लग जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया गाइस। इसमें कहा है कौन सा सही स्थिति नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें लिखा है राष्ट्रपति जो है वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक क्या है उन्हें बने मतलब कि जब तक कि दूसरी सरकार नहीं आ जाती है, मतलब मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती है या ऑलमोस्ट कह दीजिए पूरी सरकार ही नहीं आती है, तब तक क्या है जो है ऑलरेडी वही जो है बना रहेगा। बिकॉज ऐसे तो खाली नहीं कर देंगे गाइस। ठीक है, तो थोड़े दिन का समय और थोड़े दिन में जब तक दूसरी नहीं बन जाती है मंत्रिपरिषद या सरकार नहीं आती तब तक तो वही चलती रहेगी। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु क्या होने लगेगा? आम चुनाव होने लगेगा। बिकॉज सरकार ही चलेगी गाइस, हम फिर क्या करेंगे? कुछ समय के अंदर अंदर जल्दी फटाफट हम फिर से क्या करेंगे? चुनाव करवा देंगे। ठीक है, सपोज कि मान लीजिए दूसरा कोई दल ऐसा है ही नहीं जिससे कि मतलब जो सरकार बना पाए। फिर लिखा है अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक क्या है बिल्कुल बनी रहेगी। मतलब इसमें ऑलमोस्ट मतलब पूरा ओवरऑल ये मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि जब तक नई सरकार नहीं बनती तो जब तक जिसने मतलब जो मंत्रिपरिषद थी या जो सरकार थी वो बनी रहेगी जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। तो फटाफट करो और नई सरकार बनाओ। ठीक है, ये है। इसमें लिखा है राष्ट्रपति शासन राज्यों में संविधान, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कब लगता है? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आर्टिकल 356 के थ्रू लगता है राष्ट्रपति शासन। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल इज डिफरेंट। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है? कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं। मतलब गाइस केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, ये कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। ठीक है, आर्टिकल 356 के थ्रू लगता है। अब लिखा है वैकल्पिक व्यवस्था यानी कि नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद क्या है? कार्य करती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बना? कैलाश नाथ काटजू। चलिए देखते हैं। तो ये जो है कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे और इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने और 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पद सौंप दिया गया और 1957 से लेकर 62 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो गाइस कहानी ये है कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? मध्य प्रदेश से। तो टेंशन लें मध्य प्रदेश वाले। अब लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री। ठीक है गाइस, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के क्या लिखा है?
षटमुख चेट्टी, ओके, षणमुखम चेट्टी, सॉरी। तो आर के षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1948, ऑलमोस्ट एक साल तक क्या हुआ गाइस, इस पद पर बने रहे। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट यानी कि 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया है। तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो पहला बजट भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया है, ठीक है। और 1948 में जॉन मथाई को जो है वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को याद हो गया हो, याद कर लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो गाइस कौन थे, बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। तो इसमें लिखा है जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे। फिलहाल हम बात करेंगे बी आर अम्बेडकर की। अंतरिम सरकार क्या होती है गाइस, अभी आपने देखा होगा सन 2019 में ही हुआ है कहानी ऐसी अंतरिम सरकार वाली, ठीक है। मतलब कि सरकार है, फिर क्या होगा, दोबारा इलेक्शन होंगे, मतलब इलेक्शन होंगे और फिर सरकार बनेगी। ये 2019 में कुछ ऐसा ही हुआ था गाइस। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी कि 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। मतलब कि क्या लिखा है, पोर्टफोलियो था, एक अंतरिम सरकार हो गई, फिर उसके बाद सरकार आ गई, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के बाद जब सरकार आई तो देखा कि ये दोनों क्या है, जो इनका पोर्टफोलियो है, मतलब अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो और जो बाद में पोर्टफोलियो आया, ठीक है, पोर्टफोलियो आया वो इससे भिन्न था, ठीक है। अंतरिम सरकार तो वैसे भी पहले ही आती है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, तो केवल 3 में लिखा है इसमें CH भाभा, ठीक है। अगर गाइस ये क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहा है कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है प्रश्नगत क्या है, व्यक्तियों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के पोर्टफोलियो इस प्रकार था, क्या, जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, और CH भाभा वाणिज्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा, मतलब वे थे, ठीक है। और इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था। तो कैसे ये देख लीजिए, इसमें सच आपको ना याद हो पाएगा ना आप रट पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो गैस एक मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ना सारे के सारे जो आपके प्रधानमंत्री हैं उसका एक बार क्रम और नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन किस समय आया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये हमेशा के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे जब हम बात करते हैं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उनके ये कहानी ना मैच करने लगती है, जब आपको याद होगा तो, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ना हिस्ट्री मतलब ये समझने में पुराना क्या हुआ था ना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 12वें जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थे आपके देवेगौड़ा। आइए देखते हैं। भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके लिखा है HD देवेगौड़ा थे, ठीक है। और इसमें लिखा है जो 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर है। और इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कौन से हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। देवेगौड़ा कौन से थे गाइस, तो ये 12वें थे और जो अभी नरेंद्र मोदी हैं वो हैं 15वें, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि भारत 15वें थे और भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी 15वें क्या है प्रधानमंत्री के रूप में है, ठीक है, इनका उल्लेख है। लिखा है प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ जो है सुमेलित किया, मतलब पहले कौन किस टाइम था, ठीक है। तो गैस यही चीज़ मैंने कही है कि देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आपको सबका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, शुरू से देखेंगे तो और मज़ा आएगा, ऐसे तो क्या ही रटने वाली बात हो जाएगी। इसमें लिखा है HD देवेगौड़ा जो है 1996 से लेकर 97 तक थे। चंद्रशेखर बने 1990 से लेकर 1991 में। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से लेकर 2004 में थे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बार मनमोहन सिंह बनते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी।
फिर है इंद्र कुमार I.K. गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल, तो वो 97 से लेकर 98 तक रहे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि देवेगौड़ा थे, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद है I.K. गुजराल बने, ठीक है, कहाँ 98 तक। फिर गाइस कौन आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ABB। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह आते हैं, फिर मनमोहन सिंह आते हैं, फिर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, राइट। एटलीस्ट इतना तो याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ प्रताप यानी कि VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह कब आते हैं, 1989 से लेकर 1990 तक रहते हैं। तो इस समय क्या होता है गाइस, VP सिंह का नाम बहुत ज़्यादा आपको क्यों पता होगा, बिकॉज जब अयोध्या वाला चल रहा था ना, तो ये भी थे उस वक्त, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये याद करिएगा, और ये याद करिएगा कि उनके टाइम में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। जैसे जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी आते तो पोखरण हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। नरसिम्हा राव आते हैं तो गाइस LPG आया था, यानी कि वो क्या, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी थे तब क्या हुआ था, कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ था, जैसे आपका श्रीलंका और भारत में जो वॉर हुई थी, मतलब वो जब आपका पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी, मतलब शांति कौन थी गई, लिट्टे वाला जो था संगठन श्रीलंका में, तो ये आपको राजीव गांधी के टाइम का याद होना चाहिए। इंदिरा गांधी के टाइम के तो दुनिया भर के गए, जैसे कि बांग्लादेश आज़ाद। तो अब इस तरह से अगर याद रखेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट पता होगा, जैसे बांग्लादेश आज़ाद होता है तो 1971 में, तो आपको पता होना चाहिए यार इस टाइम तो इंदिरा गांधी थी। 2 बार आपातकाल लगता है, 1971 से लगता है और 1975 में आता है, तो भी आपको पता होना चाहिए यार इस टाइम भी इसका मतलब इंदिरा गांधी थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आता है, तब भी इंदिरा गांधी थी। फिर जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में आता है, तो यार वो आपको पता होना चाहिए किसकी, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी मृत्यु होती है तो कौन बनते हैं, शास्त्री जी बनते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी आ जाती हैं, ठीक है, तो शास्त्री जी की मृत्यु रशिया में हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे ना, तो आपको पता होगा कि यार किस समय में कौन से प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री, तो वैसे एक चीज़ और है, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक है प्रधानमंत्री एपिसोड करके, आई डोंट नो कितने एपिसोड है इसमें। अब इसका पार्ट 2, सीज़न 1 था, अब सीज़न 2 भी आ चुका है, ठीक है। तो गाइस ये इतना, मतलब ये शायद ABP न्यूज़ ने दिया है शायद, अब मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत पहले देखा था, ABP न्यूज़, ठीक है। तो इनका है प्रधानमंत्री एपिसोड करके है इसका नाम पूरा, प्रधानमंत्री एपिसोड। तो गाइस ये अगर आपको 1947 से लेकर 2013 तक की कहानी जाननी है, तो आप इसका सीज़न 1 देखिए, मतलब बेहतरीन है ये। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कौन से जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके समय में क्या क्या हुआ था। इनफैक्ट आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा ना, कि आपको ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि जो अभी मैंने लिट्टे वाला कहा, तो वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, प्रधानमंत्री कौन थे, कैसे मरे, ये सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। इंदिरा गांधी के टाइम की बांग्लादेश वॉर पता चलेगी आपको, 1962 इंडिया चाइना वॉर पता चलेगी, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर पता चलेगी। इनफैक्ट ये पता चलेगा कि किस वक्त कौन से प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सटीक है। एक्चुअली क्या है कि उस वक्त जो भी न्यूज़ आई हैं, उसके जो रियल जो लाइक वीडियोज़ हैं, वो डाली गई हैं। इंदिरा गांधी ने कभी कभी कहाँ कहाँ क्या क्या स्पीच दी है वो, या नेहरू जी ने रेडियो पे क्या क्या बोला है, वो रियल वाले डाले गए गाइस। तो इसमें कुछ फेक नहीं है, ठीक है, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ देते हैं, सारी बातें नहीं बताते, ठीक है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको ना हिस्ट्री, जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी हिस्ट्री का हिसाब किताब पता चलेगा। मतलब एक दिन में एक एपिसोड देखिए, लेकिन जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें आपको क्या पता चलेगा, ये हम गोधरा कांड क्या है, क्या कहा था मोदी जी ने, क्या हुआ था गुजरात में, मतलब इतनी सटीक जानकारी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। मुझे लगता है अभी तक के सबसे अच्छी सीरीज़, अगर आप पॉलिटी हिस्ट्री को लेके चलना चाहते तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था क्वेश्चन, तो लिखा निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। तो वैसे इसमें है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू 2-3 बार हो गए, 3 बार इनफैक्ट। इंदिरा गांधी भी हुई है आपकी 3 बार। फिर है ये है गुलजारी लाल नंदा एंड अटल बिहारी वाजपेयी।
तो ये क्या है आपका एक से बार मतलब एक से ज़्यादा बार हुए हैं, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा हैं वो क्या है 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। लिखा निम्नलिखित में से किन्होंने ने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद क्या है सुशोभित किया। मतलब इसने कहा समय अंतराल के बाद, मतलब अभी बन गए प्रधानमंत्री, फिर नहीं बने और फिर बन गए प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब यहाँ कोई और बन गया, ये वाला बताना है। तो वैसे इसका आंसर सीधे देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 3, 4, 5। तो यानी कि इंदिरा गांधी एक बार बनी, फिर कोई और बना, फिर बन गई। जैसे जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण ले तो ये लगातार 3 बार बन गए गाइस, ठीक है, बीच में कोई भी नहीं बना। इंदिरा गांधी इस तरह से बनी है, गुलजारी लाल नंदा इस तरह से बने, अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह से, जैसे एक बार वो 13 दिन के लिए बने थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई और बना है, फिर वो बन गए हैं इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे चलिए शायद इनके बारे में सब हो। तो जवाहरलाल नेहरू के लिखा है प्रधानमंत्रित्व काल में समय अंतराल नहीं था, मतलब कोई समय अंतराल नहीं था, लगातार बनते गए हैं वो। गुलजारीलाल नंदा पहली बार कब 1964 से लेकर मतलब 27 मई 1964 से लेकर कब बने हैं 9 जून 1964। जब क्या होता है ना गाइस यहाँ पे उस वक्त क्या हुआ था अच्छा खासा चल रहा था तब को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तब, ठीक है। तो इसने तो और दूसरी बार ये कब बनते हैं 66 में, यानी कि 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी, ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए इसके, कुछ 12-13 दिन हुए बस। तो यहाँ पे बन गए, तो एक समय अंतराल पे बन गए। फिर इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो 66 से लेकर 80 1966 और क्या है 1980 में। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1996 में बने, फिर 1998 में बने, ठीक है। तो इसमें लिखा भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, तो अभी हमने बताया कहाँ, रशिया में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। कैसे मरे थे थोड़ा डाउट है उनके ऊपर कि मरवा दिया कि मर गए, वो तो हमें कुछ नहीं करना, ये आप वो देखिएगा जरूर प्रधानमंत्री एपिसोड, ठीक है। मतलब मेरे कहने पे एक बार देख लीजिएगा इस पूरे एपिसोड, अगर आप देख लेंगे ना तो ये सब तो आपको इतना अच्छा लगने लगेगा पढ़ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आपको सब पता होगी कहानी, क्योंकि हमने जी तो नहीं है वो लाइफ, हमने जी कहाँ से, हम कहाँ से जी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को देख लिया होगा हमने थोड़ा बहुत, जो कि हमको याद नहीं होगा। मनमोहन सिंह का देख लिया होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। नरेंद्र मोदी के टाइम का हम देख रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा याद है हमें। इतनी कहानी हमने देखी प्रधानमंत्री की, बाकी हम नहीं जानते। और बाकी अब अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री एपिसोड जरूर देखिए। लिखा है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। गई यहाँ वर्तमान में उज्बेकिस्तान, तो ये उस टाइम था यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि अब तो हम कहते हैं कि वो रशिया हो गया, यूएसएसआर टूट के, चलिए जो भी था यूएसएसआर का पार्ट था, उसमें सबसे बड़ा तो रशिया था। चलिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सी, यानी कि चंद्रशेखर। आइए देखते हैं बाकी के। तो गाइस इसमें लिखा है देवेगौड़ा जो है कर्नाटका के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, और मोरारजी देसाई आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एंड चरण सिंह है वो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था, तो चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, तो गाइस वो थे आपके चंद्रशेखर, ठीक है। यानी कि जो देवगौड़ा थे राज्यसभा से, आई.के. गुजराल राज्यसभा, मनमोहन सिंह ये सब आपके राज्यसभा से थे, और जो चंद्रशेखर थे वो आपके कहाँ से थे, लोकसभा से। प्लीज आप एक बार क्रम जरूर देखिएगा कि ये कब आए थे। देवगौड़ा जो है आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह जो है आपके लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन चंद्रशेखर की बात करें तो 1990 से लेकर 91 तक के भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो 1991 के बाद कौन बनता है गाइस, अपने नरसिम्हा राव बनते हैं। तो इस वक्त कौन थे, चंद्रशेखर थे। और क्या लिखा है, और इस दौरान वो क्या है बलिया लोकसभा निर्वाचन, मतलब कहाँ थे, बलिया निर्वाचन क्षेत्र से थे लोकसभा के, ठीक है, मतलब वो लोकसभा के सदस्य थे। अब लिखा भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, बताइए। तो ये है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो है 1979 से लेकर 1980 तक
क्या है, भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। बताइए तो गाइस आखिर ऐसे क्यों नहीं हुई। चलिए ये आप कहानी जरूर देखिए। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी मतलब क्या है, बैठक होने ही वाली थी, लेकिन क्या होता है उससे एक दिन पहले जो ये होता है गठबंधन की सरकार थी गाइस, मतलब सिर्फ एक पार्टी की तो थी नहीं, गठबंधन की थी। उसमें से क्या होता है जो कांग्रेस पार्टी होती है ना, वो क्या होता है अपना समर्थन वापस ले लेती है, और जो चौधरी चरण सिंह है तो वो क्या, उन्हें क्या करना पड़ता है, गैस सरकार गिरने वाली होती है, वो अपना क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं लिखा है इसमें। लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे। 1 2 3 4 यानी कि संघीय वित्त मंत्री पीवी सिंह, YB चौहान, फिर है R वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को हम जानते हैं बहुत अच्छे से, बिकॉज बाकी तो नाम याद कर लीजिए। अब लिखा है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण यानी कि LPG की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री थे, हमने अभी बोला था नरसिम्हा राव द्वारा, ठीक है। और गाइस ये थे, और आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे ना, वो थे मनमोहन सिंह, ठीक है। और जब ये थे, इसीलिए हम कहते हैं ना मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे जो है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी जो तारीफ होती है वो इसीलिए होती है आज भी, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री कैसे थे इसकी बात हम नहीं करेंगे फिलहाल। जो जब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, LPG लाए थे, तब इनका काफ़ी नाम था, और आज भी उस वजह से इनका नाम ज़्यादा है। अब इसमें लिखा है 1991 के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, और इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार में क्या उदारीकरण हो गया, चीज़ें आसान हो गई और कुछ नहीं हुआ, और निजीकरण हो गया यानी कि जो सारी सरकार के पास थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी चली गई। भूमंडलीकरण हो गया यानी कि आयात निर्यात हो गया, आयात भी होने लगा, निर्यात भी होने लगा। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे, निर्यात करते थे, आयात करने की कोशिश नहीं करते थे, ठीक है। तो अब हम ये 3 चीज़ें करने लगे और देश की हालत थोड़ी सी सुधरने लगी। हालांकि पहले भी इतनी तो खास कुछ नहीं हुआ। लिखा है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लिखा है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, हमने कहा नरसिम्हा राव के टाइम में यही थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं गाइस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व क्या है, प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। पैसों से रिलेटेड सब कुछ, वित्त से रिलेटेड सब कुछ। तो गाइस ये कहाँ से, अच्छा इसमें और लिखा है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में डी में लिखा है असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो आइए देखें क्या है। तो इन्होंने कहा क्या है, ये कहाँ से थे, राज्यसभा के से। हमने अभी देखा कि ये जो प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये कहाँ से, लोकसभा से ना होकर राज्यसभा से थे। तो अब ये राज्यसभा से तो वही होता है ना, किसी राज्य से आते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लिखा है मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री रहे, 2 बार बन गए इस टाइम में, ठीक है। और वे क्या है, असम राज्य के से सर्वप्रथम 1991 में क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य चुने गए, ठीक है। और इसके पश्चात वे लगातार असम से जो है 1996, 2001 और 2007 और 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने, और वर्तमान में 2019 में वे राजस्थान के राज्यसभा से के सदस्य, मतलब अभी वो कहाँ थे, राजस्थान से हैं। फिर इसमें लिखा है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक इसका क्रियान्वयन करते हैं, बिल्कुल। और दूसरे लिखा है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर क्या बी होना चाहिए, चलिए बी ही है। चलिए समझते हैं इसको। अच्छा बी का क्या मतलब, बी का मतलब है कि दोनों सही हैं, किंतु जो कथन है ना उसकी व्याख्या कारण सही से नहीं कर रहा है, ठीक है। कर रहा होता तो ए हो जाता, अदरवाइज नहीं कर रहा है तो बी है। अब इसमें लिखा है कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। एक चीज मतलब गाइस क्या है, नीति कौन बनाता है, मतलब कहानी कौन, मतलब विधि या नीति कौन बनाता है, मंत्री बनाते हैं। उसका क्रियान्वयन करने का काम किसका होता है गाइस, कहाँ गया आपका, इसमें दिख ही नहीं रहा, अधिकारी करते हैं क्रियान्वयन, ठीक है। अब लिखा है कि मंत्री तो करेंगे नहीं, अधिकारी ही करेंगे,
ठीक है। अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से किसकी होती है? मंत्री की ही होती है। मतलब करेंगे तो ये, लेकिन आएगा किसके सर पे? मंत्रियों के सर पे आता है। बिकॉज जो अधिकारी हैं वो हमारे प्रति जो है उत्तरदायी नहीं है, लोगों के प्रति, ठीक है। मंत्री होते हैं लोगों के प्रति उत्तरदायी, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो हम तो किसके सर पे बैठेंगे? मंत्रियों के। फिर लिखा है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है और वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है। चलिए कहानी देख लेते हैं गाइस इसमें भी। तो गाइस इसका आंसर है बी, यानी कि एक राजनीतिक निर्णय है। बिल्कुल सही है गाइस। हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसी कोई कहानी है ही नहीं। उप राष्ट्रपति मिलेगा आपको, लेकिन उप प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। अब ये क्या है? राजनीतिक दल किसी को खुश करने के लिए एक तो प्रधानमंत्री बना देंगे, दूसरे को खुश करने के लिए उप प्रधानमंत्री बना देंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। उसने कहा आर भी सही है, ठीक है। तो इसे लिखा है, मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। लिखा है कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद और उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख ही नहीं है। ये तो मजे में बना दिए भैया कि भैया चलो तुम भी थोड़ा हेल्प कर दो तो हम तुम्हें क्या है उप प्रधानमंत्री बना देंगे, चाहे हो ये प्रावधान चाहे ना हो, फिर भी बना देंगे। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को जो है आपका उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। मतलब है कुछ नहीं, कर दो, मन है आपका। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मतलब प्रधानमंत्री दे सकता है, कह सकता है भैया तुम ये कर लो। उत्तरदायित्व का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री। फिर लिखा है और कुछ नहीं गाइस, ये है, मतलब कुछ नहीं है उप प्रधानमंत्री जैसा, बस फालतू। लिखा है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है, मतलब संविधान में नहीं है। लिखा है उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। राजनीतिक बाध्यताओं के कारण क्या है? संविधान के जो है प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है। ये क्या है? गैर संवैधानिक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति हमने पढ़ा है गैस प्रेसिडेंट में होती है, यानी कि राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो गैस सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो है आपका प्रधानमंत्री नहीं होता है। कौन होता है? चलिए देखिए, इसमें लिखा है सबसे पहले कि कार्यपालिका शक्ति किसके में होती है? आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, चलिए छोड़िए, ये हो गया गलत। दूसरा ये हम पढ़ चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है। कैबिनेट सचिवालय की बात करें, प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। जो सिविल सेवा बोर्ड का भी पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि जो सचिवालय का प्रमुख कैबिनेट सचिव, और यही जो है आपका सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? सचिव, कैबिनेट सचिव। फिर लिखा है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के लिए के ही आसीन सदस्य होंगे। मतलब इन्होंने कहा जो कैबिनेट क्या है? मंत्री। हाँ, तो जो कैबिनेट मंत्री हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से आते हैं? तो गाइस ये हो गया गलत, क्योंकि कैबिनेट मंत्री आपके कहीं से भी आ सकते हैं, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और 6 महीने तक वो कोई बाहर का भी हो सकता है। हालांकि उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये तो गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। किसके निदेशाधीन? संसदीय कार्य मंत्रालय के। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस आंसर है डी, यानी कि दोनों ही गलत हो गए हमारे। चलिए, तो पहले का तो हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको और हम पढ़ भी चुके थे। तो वही है कि कहाँ से लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी, और 6 महीने के लिए बाहर से भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी लोकसभा या राज्यसभा की। एक हो गया, कहानी खत्म। अब लिखा केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। जो सचिवालय होता है वो किसके अधीन? आपका प्रधानमंत्री के। अब इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव, जो सिविल सेवा बोर्ड का भी पदेन अध्यक्ष होता है। ओके, तो इसमें लिखा है, और क्या लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा है। क्या था इसमें? दूसरा वाला इसमें लगा कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो ये किसके निदेशाधीन होता है? मतलब किसके अंतर्गत कार्य, मतलब कौन होता है, किसके नीचे होता है? प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, ठीक है। ना कि ये मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं, प्रधानमंत्री होना चाहिए इसका आंसर। फिर इसमें लिखा है गाइस कैबिनेट समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को
पढ़िए। चलिए कैबिनेट समिति के बारे में देख लेते हैं। चलिए कैबिनेट समिति, संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत और परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो वह आवश्यक नहीं कि वह समिति का अध्यक्ष भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है संसदीय मामले की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आइए देखें इसमें, तो कैसे इसका आंसर है डी, यानी कि कथन 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा और चौथा गलत है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, देखिए खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए इसमें व्याख्या तो देखो इतनी बड़ी है। लिखा है संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक चीज हो गई। ये संविधान इतर निकाय है, मतलब संविधान से अलग बाद में बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कार्य संचालन नियमों के तहत इसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मतलब जब जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री द्वारा इसका जो है गठन किया जाता है। तो ये सही हो गया। तो ये क्या है, संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है, अभी हमने देखा, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब इसने कहा अगर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष है तो वो क्या है, सॉरी, प्रधानमंत्री इसमें सदस्य है तो आवश्यक नहीं है कि वो अध्यक्ष होगा। और इसमें लिखा है कि संसदीय मामले की जो समिति है उसके अध्यक्ष क्या होंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अब ये दोनों भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कैबिनेट समिति के सदस्य प्रधानमंत्री होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल ना हो। ठीक है, मतलब अगर प्रधानमंत्री हैं किसमें, कैबिनेट समिति में, तो वो क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है यदि प्रधानमंत्री समिति में है सदस्य तो जरूरी नहीं है कि वो अध्यक्ष भी होंगे। नहीं गाइस, जरूरी है कि वो अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये हो गया गलत। अब लिखा है संसदीय मामले की समिति, तो गाइस यहाँ पे अब संसदीय मामले की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आइए देखें, यदि कहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों हम लोगों ने, लेकिन संसदीय मामले की कैबिनेट समिति के जो के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में रक्षा मंत्री द्वारा की जा रही है। मतलब जो है इसमें जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री नहीं होते। तो तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ठीक है, तो गाइस कौन है आपका मंत्रिमंडल सचिव, बिहार पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्य संख्या की 15% होनी चाहिए। तो गाइस हमने कौन सा संविधान संशोधन देखा था, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। ठीक है, बस इसमें यही कहा कि जो मंत्रिमंडल है उसमें टोटल मंत्री 15% होते हैं किसके, लोकसभा के, और उसमें जो है प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होता है। बस इसमें हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, वही 15% वाली कहानी गई, 2003 91वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है केंद्रीय सरकार, फिर वही आ गया क्या दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें नहीं, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 में केंद्र के मंत्रियों की संख्या कितनी थी, क्या 18 थी? चलिए आगे देखते हैं। और वर्तमान में क्या 36 है? तो ये दोनों भी हमने पढ़े थे गाइस। तो जब भारत आज़ाद होता है तो 18 थी, चलिए पहला सही। लेकिन अभी कितने हैं आपके, 51 है, ना कि 36 है। चलिए दूसरा गलत। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो लिखा है श्वेत पत्र। अब क्या होता है ये देखते हैं गाइस। और बाकी कौन कौन से, हरित पत्र, पीत पुस्तिका और क्या है, नीली पुस्तिका, राइट। तो श्वेत पत्र है। श्वेत पत्र में क्या होता है गाइस, लिखा है भारत के सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत या आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे है, ये रिलेटेड है, बाकी नहीं है। फिर लिखा है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट, गोपाल स्वामी अयंगर, यूपी पीएससी, GIC 2010। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट कौन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मिशनरी में अनुशासन की
अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रियों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। तो गाइस क्या है आपका, हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य हैं, कौन से हैं भैया, हमें बताना है मंत्रिमंडल सचिवालय के काम क्या है। चलिए इसका आंसर है पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। देखिए मंत्रिमंडल बैठकों के लिए जो है कार्यसूची तैयार करता है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए जो है आपका सचिवालय सहायता देता है। फिर इसमें लिखा है मंत्रालयों की वित्तीय संस्थाओं का आवंटन करता है। तो गाइस ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत, ये आवंटन नहीं करता। मंत्रालय की वित्तीय वित्त संसाधनों का आवंटन इनके पास कैसे हो सकता है गाइस, इतनी पावर नहीं है अभी इनके पास। कि इसमें लिखा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, देखिए गाइस ये नियम है, ठीक है, नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियम की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। तो इस सचिवालय को आवंटित विषय कौन से, मंत्रिमंडलीय समिति को क्या है आपका सचिवीय सहायता देता है, कार्य के नियम, फिर है मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडलीय समिति को उपलब्ध कराई जाने वाली क्या है सचिवीय सहायता में शामिल है। क्या क्या होती है गाइस, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन करते हैं। फिर दूसरा इसने कहा मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ठीक है, या वितरित करना। फिर लिखा है कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। मतलब गाइस आप देखते होंगे ना लोकसभा राज्यसभा में, अगर आप देखेंगे ना तो जैसे यहाँ पे बैठते हैं स्पीकर, और आप यहाँ देखेंगे ना एक बड़ी सी टेबल रखी होती है, इसके जो चारों तरफ बैठे होते हैं, इसके चारों तरफ वही सचिव बैठे होते हैं, मतलब कि IAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, यही होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके सीट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ सचिव होते हैं सारे, ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो भी कार्रवाई चली ना सब इसका रिकॉर्ड रखते हैं इनफैक्ट। तो रिकॉर्ड तैयार करते हैं, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। मतलब मंत्री क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए मंत्री इतने सारे तो पढ़े लिखे नहीं होते गाइस, होते भी हैं लेकिन सारे तो नहीं होते, उनको इतनी जानकारी हर विषय पे नहीं होती। तो उनके लिए कौन होते हैं, उनके लिए ये होते हैं, ये उनकी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट सारा लिखने वाला चिट्ठा पिट्ठा सब इन्हीं का होता है, मतलब यही लिख के देते हैं कि भैया आपको ये बोलना है, और इस हर विषय के बारे में यही जानकारी देते हैं मंत्रियों को, बिकॉज मंत्रियों को इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है इतना पढ़ के हमें और आपको नहीं है। तो इसमें लिखा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है, खतरनाक क्वेश्चन है गाइस, उत्तराखंड PCS में लोअर सब। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री। इसमें लिखा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उनके जो है पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। तो याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो गाइस कौन होता है, ये तो सिंपल है, प्रधानमंत्री होते हैं। फिर लिखा है स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित हुआ था, कौन संसदीय सचिव कब आता है, 1951 में, ठीक है। तो संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है, और संसदीय सचिव को नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों प्रधानमंत्रियों की सहायता करना है, मतलब क्या काम करना है, क्या विषय है, किसके बारे में क्या जानकारी, इनका काम, ठीक है। क्या IAS ऑफिसर ही होते हैं अधिकतर, तो ये लिखा है निम्नलिखित, क्योंकि उनको जानकारी ज़्यादा होती है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो इसमें लिखा है राजीव गांधी कर्मभूमि, क्या है ये, देखिए राजीव गांधी की समाधि, ओ माय गॉड समाधि स्थल है जी। तो इसमें लिखा है राजीव गांधी की समाधि स्थल क्या है, वीर भूमि है, ना कि कर्मभूमि है। तो कर्मभूमि समाधि स्थल जो है भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा की है, और अन्य विकल्प जो है सही है, मतलब कि जो आपके है आपके JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, फिर है LB शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, और इंदिरा गांधी
शक्ति स्थल और राजीव गांधी आपके वीरभूमि। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो गाइस कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो इस देखिए, जय जवान जय किसान का नारा द्वितीय प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री थोड़े ही समय के लिए बने थे, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 भी ईयर कंप्लीट हुए थे या नहीं, आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री ने जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में दिया था। कौन सा नारा? जय जवान जय किसान। तो गाइस यहाँ तो चैप्टर हो गया खत्म। जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है न्यायवादी, महाधिवक्ता एंड नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो गाइस साथ बने रहिए मेरे, ठीक है। तो ये जो कहानी आपको दिख रही है, लग रहा होगा बहुत कठिन है, तो हालांकि ये सब क्या है, इतनी कठिन कुछ नहीं है। अगर एक्सप्लेन करने वाला अच्छा हो तो हर चीज़ बहुत ही आसान है। तो हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर इसके साथ। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सच में वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए गाइस, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।